अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज, माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ रमज़ान के ब्रेक के बाद मैं दोबारा से वापस आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोग जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, वो जानते हैं कि हम लोग साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और साइकोलॉजी में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी की हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो जहाँ पे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आज मैंने सोचा कि पहले मैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर ही जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हिस्ट्री है, उसको मैं पहले आप लोगों को बता दूं। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हिस्ट्री है, वो साइकोलॉजी में एज अ सब्जेक्ट, एज अ फील्ड जो है वो बहुत मैटर करती है, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि साइकोलॉजी को जब एक साइंटिफिक डिसिप्लिन कहा गया, तो उस पे एक्सपेरिमेंट्स ही किए गए। एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे, थ्योरीज की बेस पर जब थ्योरी बनाई गई, जो भी थ्योरी बनती है वो किसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही बनती है। ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो एक्सपेरिमेंट्स साइकोलॉजी के फील्ड में एक नई चीज थी। ठीक है। जैसे आप लोग बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स की फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें आप लोगों के पास एक फिजिकल स्टिमुलस की प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट देख रहे हैं, किसी चीज का प्रेशर देख रहे हैं, कुछ ग्रेविटी मेजर करना चाह रहे हैं। बायोलॉजी में अगर आप हार्ट का फंक्शन देखना चाह रहे हैं, तो हार्ट आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि वो कैसे फंक्शन करता है। अगर आप केमिस्ट्री में जाते हैं, तो आप टू केमिकल्स का रिएक्शन कैसे होता है, वो क्या रिजल्ट देते हैं, तो आप उन टू केमिकल्स को क्या कर रहे हैं, अपने सामने उनको मिलाकर देख रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में आपने मेंटल प्रोसेसेस को मेजर करना होता है। साइकोलॉजी में आपने बिहेवियर्स को मेजर करना होता है। तो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस ये ऐसी चीजें हैं जो कि समटाइम्स ये आपको सामने नजर आएंगी, समटाइम्स आपको नहीं पता चलेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो आपको नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आपसे छुपाई जा रही है वो भी कुछ नहीं है। तो इसलिए साइकोलॉजी जो है वो थोड़ा सा सेपरेट डिसिप्लिन है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हिस्ट्री को। ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का राइज कहाँ से हुआ, कहाँ से साइकोलॉजी में एक सेपरेट डिसिप्लिन या एक सेपरेट ब्रांच कह लें इसको, कि साइकोलॉजी में एक सेपरेट सेपरेट ब्रांच जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का नाम दिया। इसका राइज कहाँ से हुआ, और बहुत से साइकोलॉजिस्ट थे। फिर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पे क्या क्या रोल प्ले किया। ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है क्या। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मोटिव्स और कॉग्निशन इन a laboratory or other controlled setting in order to predict, explain or influence behavior or other psychological phenomena। जैसा कि आपको ये स्लाइड ही मेरी बता रही है, डेफिनेशन ही अपने मुंह से खुद बता रही है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम बिहेवियर्स को, हम मेंटल, जैसे जो कॉग्निशन है ये मेंटल प्रोसेसेस का ही पार्ट है ना। हमने मेंटल प्रोसेसेस में ही बात की थी कि मेंटल प्रोसेसेस के अंदर कॉग्निशन, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ आता है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग बिहेवियर्स को, मोटिव्स को, कॉग्निशंस को हम लोग कहाँ स्टडी कहाँ कर रहे हैं, लैब के अंदर, एक कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर। हमने एक कंट्रोल्ड सेटिंग बनाई हुई है, कुछ चीजें हमारे, कुछ चीजों को हमने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ठीक है। सॉरी। वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। किस लिए बिहेवियर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं लैब में? केमिस्ट्री में अगर हम ये बात कहें कि हम लैब में कोई केमिकल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये बात
शायद आपको समझ आती हो। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि अब लैब में कोई बिहेवियर हो रहा है, स्टडी हो रहा है, कंट्रोल्ड सेटिंग में कोई बिहेवियर या कोई मोटिव्स को स्टडी हो रहे हैं, वो भी साइंटिफिकली, तो ये थोड़ा सा एक ज़माने में, एक टाइम में ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब साइकोलॉजी जो है वो प्रॉपर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुका है। बिहेवियर हम क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम एक प्रिडिक्शन दे सकें, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन दे सकें, हम एक स्टेटमेंट दे सकें कि कौन सी चीज़ इस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसकी वजह से ये बिहेवियर जो है इसकी अक्रेंस हो रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर ये बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है या बिहेवियर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, तो कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना हो या कौन सी ऐसी चीज़ हो जिसके थ्रू हम लोग इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें अपनी लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर। ठीक, होपफुली आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई हो। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं, हाइपोथेसिस जो बना होता है उसको प्रूव या डिसअप्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हिस्ट्री पे, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिस्ट के फेमस नेम्स हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बहुत सारा काम किया, जिन्होंने साइकोलॉजी को सॉरी जिन्होंने साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंट के लेवल पे लेकर आए, ठीक है। एक टाइम पे तो साइकोलॉजी को सिर्फ फिलॉसफी के साथ रिलेट किया जाता था ना, कि ये कोई जिन भूतों की स्टोरी है और कुछ भी नहीं है। फिर एक टाइम आया, साइकोलॉजी को कहा गया कि नहीं जी, ये तो कुछ माइंड की स्टोरी है, कुछ कुछ बिहेवियर की स्टोरी है। इसी तरह आगे आगे जब बढ़ते गए तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ चीज़ों को अप्रूव किया, कुछ चीज़ों को डिसअप्रूव किया। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबर की। वेबर का लॉ आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। सेंसेशन रिस्पॉन्स थ्योरी थी इनकी, और he is known for his work on sensation response to weight, temperature and pressure. वेबर ने क्या किया था? वेबर ने डिटरमिन किया था थ्रेशहोल्ड ऑफ सेंसेशन। अब सेंसेशन हमें पता है हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है। थ्रेशहोल्ड कहते हैं किसी भी चीज़ की हद को, किसी भी चीज़ की एक लिमिट को थ्रेशहोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो वेबर ने क्या किया था कि उसने सेंसेशन का जो थ्रेशहोल्ड था उसको डिटरमिन किया, और उसने 2 पॉइंट थ्रेशहोल्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा किसी भी चीज़ की 2 पॉइंट थ्रेशहोल्ड होता है, किसी भी चीज़ की लिमिट सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान में है, 2 पॉइंट्स में, ठीक है। उसने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बताया। वेबर ने बताया कि इंटेंसिटी जो है सेंसेशन की, किसी भी सेंस की इंटेंसिटी, अगर मैं आपको कोई पिन आपकी फिंगर पे टिप करती है, मैं आपको जोर से चुभाती हूँ उस पिन को, तो किसी भी इंटेंसिटी, सेंसेशन की जो इंटेंसिटी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? परसेंटेज डिफरेंस इन द स्टिमुलाई, ठीक है, कि जो स्टिमुलाई है उसकी परसेंटेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। उस स्टिमुलाई को कितने टाइम तक, कितने प्रेशर से और कितने उससे आपकी सेंसेस ने रिसीव किया, ठीक है। और वेबर ने इसको नाम दिया जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। सिर्फ वो वाला डिफरेंस जहाँ पे आपको 2 स्टिमुलाई के दरमियान डिफरेंस फील हो जाए, ठीक है, उसको उसने नाम दिया जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का, जिसको हम कहते हैं JND। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे वो थे गुस्ताव फेस्नर। ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने लिप्जिग से ग्रेजुएट किया मेडिकल डिग्री के साथ। साइकोफिजिक्स के ये फाउंडर हैं, और उन्होंने वेबर के एक्सपेरिमेंट पे ही काम किया, लेकिन उन्होंने वेबर के एक्सपेरिमेंट को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। वेबर के एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी एडिशन की। फेचनर ने क्या ट्राई किया? उन्होंने ट्राई किया कि वो रिलेट करें फिजिकल वर्ल्ड को
साइकोलॉजिकल वर्ड के साथ, ठीक है, while using mathematics. Fechner come up with 3 method of perception. फेचनर ने जो है जब वेबर लॉ को मॉडिफाई किया तो उसने उसमें कुछ मेथड्स को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें पहला मेथड जो था वो था मेथड ऑफ लिमिट्स। लेकिन इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप लोग मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई को समझ लें कि ये क्या है, ठीक है। और था मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। अब मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई है, इसको हम लोग मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको हम मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग केसेस भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये एक साइकोफिजिकल प्रोसीजर है, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। इसको आप पूरे ध्यान से जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि ये क्या है, एक साइकोफिजिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग डिटरमिन करते हैं सेंसरी थ्रेशोल्ड को किस तरीके से रैंडमली प्रेजेंट करते हैं सेवरल स्टिमुलाई को, ठीक है, जो कि हमारे थ्रेशोल्ड से क्या होता है, करीब होता है। दोबारा सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ कि मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई एक साइकोफिजिकल प्रोसीजर है जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने यूज किया, और इन्होंने इसमें क्या किया कि जो सेंसरी थ्रेशोल्ड था, ठीक है, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया इंडिविजुअल्स को, ऑर्डर वाइज प्रेजेंट नहीं किया कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर में नहीं किया, ना उसकी लो इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ऐसे भी नहीं किया। सेंसरी थ्रेशोल्ड को उन्होंने रैंडमली प्रेजेंट किया, ठीक है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, कभी इस तरीके से प्रेजेंट किया, ठीक है। नॉन किसके क्लोज क्लोज, थ्रेशोल्ड के क्लोज क्लोज, ठीक है। और इसको उन्होंने किस चीज का नाम दिया, इसको उन्होंने नाम दिया कांस्टेंट स्टिमुलस मेथड का। इसमें उन्होंने क्या कहा, मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग केसेस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो हमारा मेथड था मेथड ऑफ लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेथड ऑफ लिमिट्स, जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, ठीक है। अब मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई में हमने क्या किया था कि हम जो थ्रेशोल्ड, सेंसरी थ्रेशोल्ड दे रहे थे, एक स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे थे, वो हम रैंडम ऑर्डर में कर रहे थे, कभी थोड़ा कभी कम ज्यादा, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, कभी हम लाइट बहुत ज्यादा प्रेजेंट कर दी, कभी लाइट को बहुत थोड़ा प्रेजेंट कर दिया, कभी कोई नीडल, बड़ी नीडल उसको पिंच किया, कभी छोटी नीडल उसको पिंच किया। इस तरीके से रैंडम ऑर्डर में हमने स्टिमुलस को प्रेजेंट किया, ठीक है। अब मेथड ऑफ सॉरी, मेथड ऑफ लिमिट्स में क्या था कि मेथड ऑफ लिमिट्स के अंदर उसी सेंसरी थ्रेशोल्ड की ही बात हो रही है वहां पे, ठीक है, उसी स्टिमुलस की बात हो रही है, इसको ध्यान में रखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेंसरी थ्रेशोल्ड को एक ऑर्डर में ग्रेजुअली पहले इंक्रीज किया गया, उसके बाद उसको, उसके मैग्नीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज किया गया, और उसी स्टिमुलस को इस तरीके से स्टेप्स में प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये टाइप ऑफ टेस्टिंग है जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं। साइकोफिजिकल रिसर्च होती है ये, इसके अंदर मेजर किया जाता है कि सब्जेक्ट की जो परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस है वो डिटरमिन करते हैं कि व्हाट लेवल अ स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है वो किस लेवल पे जाके किसी भी स्टिमुलस को परसीव करता है। कुछ के सेंसरी रिस्पॉन्सेस ऐसे होते हैं कि उनको बिल्कुल माइनर सा पिंच करें तो उन्हें वो परसीव करके फौरन से बोल पड़ते हैं। कुछ की सेंसरी परसेप्शंस कुछ का ऐसा है कि उनकी जो स्टिमुलस परसेप्शन की डिटर्मिनेशन है वो थोड़ी
डिफरेंट होती है। तो मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई और मेथड ऑफ लिमिट्स में यहाँ पे आपको डिफरेंस होप्स तो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट भी एक साइकोफिजिकल टेक्निक ही है, ठीक है। इसमें क्या करते थे, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो खुद ही एडजस्ट करते हैं स्टिमुलस को टू मैच अ कांस्टेंट और स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, किसी ऑब्जर्वर को एक विजुअल स्टिमुलस दिखाया गया एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी का, और उसको कहा गया कि इसको आप अपने कंपैरिजन स्टिमुलस जो है उसके मुताबिक इसकी ब्राइटनेस को अपने स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ इसको मैच कर लो, ठीक है। जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का, जब इंडिविजुअल को, जब सब्जेक्ट को ये राइट दिया गया कि आप अपनी सेटिंग के मुताबिक जो है वो इसकी एडजस्टमेंट कर लो, तो वहाँ पे भी रिजल्ट्स कुछ डिफरेंस आए। होप सो आपको ये वेबर का और फेसनर का इन दोनों के एक्सपेरिमेंट समझ आए होंगे। थ्रेशहोल्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड क्या है, डिफरेंस थ्रेशहोल्ड क्या है। अब ये मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, मेथड ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ये क्या है ये आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हेल्महोल्ट्ज पे। हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज एक जर्मन फिजिक्स थे और साइकोलॉजिस्ट थे। इनका मेजर वर्क जो था वो थ्योरी ऑफ विजन पे था। इनका मेजर काम जो था विजुअल परसेप्शन पे था। विजुअल परसेप्शन किस चीज़ की, कलर की। इनकी थ्योरी में क्या बताती है कि वी हैव 3 रिसेप्टर्स which helps us to see the wavelength, ठीक है। इनके थ्योरी ने हमें बताया कि हमारे पास 3 रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वेवलेंथ को देख सकते हैं, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि वेवलेंथ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ अ वेव, ठीक है। अब सपोज करें कि ये एक वेव है, तो ठीक है, तो जो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंस है वो क्या है, वेवलेंथ। हेल्महोल्ट्ज ने बताया कि वी हैव स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ऑल दीज वी हैव स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज रिसेप्टर्स जो कि कॉरस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। हेल्महोल्ट्ज ने डिवाइस किया एक्सपेरिमेंट टू मेजर अ स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। He find it relatively slow. He also established the modern difference between sensation and perception. और हेल्महोल्ट्ज ने ही ऑप्थेल्मोस्कोप को इंट्रोड्यूस कराया। ऑप्थेल्मोस्कोप वो डिवाइस है जिसके थ्रू आपका आजकल सारा आई चेकअप होता है। ऑप्थेल्मोस्कोप एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट थी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। सर फ्रांसिस गाल्टन जो नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, वो हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने इंट्रोड्यूस कराया कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए ताकि मेजर किया जा सके किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को, किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटी को। और गाल्टन वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। गाल्टन उन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट में से हैं और फाउंडर हैं जिन्होंने डिफरेंशियल साइकोलॉजी को एक नया नाम दिया, ठीक है। जिन्होंने साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान डिफरेंसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं,
अगर मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों के पर्सनैलिटी में कितने डिफरेंसेस हैं, तो ये डिफरेंसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इनकी रीज़न क्या है, और ये करते भी हैं। इंट्रोड्यूस कराया इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, वो कौन थे? गाल्टन। गाल्टन ने फिंगरप्रिंट्स पे बड़ा काम किया। इन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो किसी भी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी विलियम वुंड। विलियम वुंड का तो आपने पहले भी नाम सुन रखा है, ऑलरेडी हमने पहले भी विलियम वुंड को डिस्कस किया था। विलियम वुंड का क्या बिलीफ था जी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से कैसे इनको हम रिलेट करते हैं। तो विलियम वुंड का बिलीफ था कि उन्होंने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस का नाम दिया। ट्रेंड ऑब्जर्वर्स, उन्होंने कहा कि कुड एक्यूरेटली डिस्क्राइब थॉट्स, कि जो ट्रेंड ऑब्जर्वर हैं, यहाँ पे देखें जो बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है ट्रेंड ऑब्जर्वर्स की, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप सोचें कि ट्रेन ऑब्जर्वर्स यहाँ पे किन को कहा जा रहा है। वो इंडिविजुअल्स जो कि एक्सपेरिमेंट में पार्ट ले रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स जिनको लैब के अंदर कंट्रोल सेटिंग्स के अंदर जिनके बिहेवियर को चेक किया जा रहा है, ठीक है। could accurately describe thoughts, feelings and emotions through a process known as introspection. Introspection means मुहासबा, अपने बारे में बात करना, अपने बारे में कुछ कहना, अपने बारे में बताना, इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। विलियम वुंड इंटरेस्टेड थे कि किस तरीके से लोग सेंसरी स्टिमुलस को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, किस तरीके से लोग सेंसरी स्टिमुलस को प्रोसेस करते हैं। विलियम वुंड ने एपरसेप्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। एपरसेप्शन को आप लोग इस तरह से कह लें कि एपरसेप्शन को आप सेल्फ कॉन्शियसनेस कह सकते हो, एपरसेप्शन को आप इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ कॉन्शियसनेस कह सकते हो, और सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको उसको इस सेंस में कह सकते हो कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी आपकी परसेप्शन जिसके साथ आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस भी जुड़े हुए हैं, जिसके साथ आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? एपरसेप्शन है। नेक्स्ट है जी हर्मन एबिंगॉस। 1880 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम हर्बन एबिंगॉस था, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, किसको स्टडी करने के लिए? मेमोरी को। अब इन नामों के साथ साथ अगर आप इनके काम भी याद रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको, अगर आप पीपीएससी में अप्लाई किया हुआ है आपने, अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन नामों के साथ अगर इनके काम भी आप याद रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि इन्हीं स्लाइड से आपके 2 to 3 MCQs क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वेबर के साथ उसका नाम याद रखें, फेसनर के साथ उसका काम याद रखें, एबिंगॉस के साथ मेमोरी का रिलेशनशिप याद रखें। एबिंगॉस ने स्टडी किया कि किस तरीके से हम एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से जब हम मेमोराइज कर लेते हैं तो उसके बाद हम कैसे इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखते हैं, कैसे हम उसको संभाल के रखते हैं, कैसे इस इंफॉर्मेशन को हम लोग बाद में यूज़ करते हैं। एबिंगॉस ने डिस्कवर्ड किया कि मेमोरी जो है वो क्विकली डिके हो जाती है। यहाँ पे आपने चीज़ याद की, यहाँ पे आपको भूल गई, ठीक है। तो इस फिनोमिना ऑफ लर्निंग एंड promptly forgetting information will be familiar to anyone who has tried to cram the night before an exam, ठीक। जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म के फाउंडर थे। उन्होंने कहा था कि बिहेवियर्स को हम चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर को हम मेजर कर सकते हैं, बिहेवियर को ट्रेन किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कोई भी बिहेवियर ऐसा नहीं है कि जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कोई भी बिहेवियर ऐसा नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म जो है वो इस्टेब्लिश हुआ विद द पब्लिकेशन ऑफ वॉटसन क्लासिक पेपर साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू। तो ये थी आज की
स्लाइड्स और ये थी आज की क्लास। होपफुली आपको समझ आया होगा। और जो चीज़ अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आई, जहाँ पे कंफ्यूजन है, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी हमेशा देती हूँ। जो आपको चीज़ नहीं समझ आई तो आप काइंडली मुझे ईमेल करें। आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7। ठीक। आप में से जो कोई साइकोलॉजी की ट्यूशन लेना चाहता है मुझसे, साइकोलॉजी को सेपरेटली पढ़ना चाहता है, डू ईमेल मी। आई एम हेयर फॉर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।